नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले सितंबर महीने में, इसी वर्ष के सितंबर महीने में जातीय जनगणना का काम देश भर के अंदर शुरू होने वाला है और अगले वर्ष मार्च में विधानसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। फरवरी में देश के कुछ राज्य में तो सितंबर से ही शुरू हो जाएगा 2026 में, लेकिन फरवरी 2027 से पूरे देश भर में जाति के आधार पर जनगणना का काम देश भर में शुरू होगा। रिपोर्ट तो चुनाव से पहले नहीं आएगी, लेकिन जब जातिगत जनगणना शुरू होगा उत्तर प्रदेश में और उसी दौरान मित्रों चुनाव अभियान चल रहा होगा और उसी दौरान मतदान भी होगा, तो क्या उस जातीय जनगणना का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा? इतना ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ही नहीं मामला है, बल्कि उसके बाद 2029 में देश में केंद्रीय चुनाव, लोकसभा का चुनाव होना है 2029 में। और चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए बनाकर किस प्रकार से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को तीसरी बार अगर अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिला, उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में चुनावी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के आशा के अनुरूप नहीं रहा। तो मित्रों, हम इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और उत्तर प्रदेश में आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में इस जातिगत जनगणना का असर क्या पड़ेगा। तो मित्रों, हम सबसे पहले इसको समझने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा, एक उदाहरण केवल बिहार विधानसभा चुनाव, चूंकि 2025 में हुआ बिहार विधानसभा चुनाव और उससे पहले 2022 में बिहार में भी जातिगत सर्वेक्षण हुआ था मित्रों। और उस जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े आते ही बिहार में किस प्रकार का हंगामा मचा, उसी के परिप्रेक्ष्य में जब हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम का आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि सही आंकड़े हमें मिल पाएंगे, उस सही परिस्थितियों का हम अनुमान लगा पाएंगे जो आने वाले दिनों में संभावित हो सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि जातिगत जनगणना का आंकड़ा सबसे ज्यादा किस राजनीतिक दल पर प्रभाव डालेगा। तो मित्रों, कहा जाता है कि इसका लाभ या नुकसान दोनों सबसे ज्यादा अगर दांव पर लगा होगा तो अखिलेश यादव का लगा होगा, क्योंकि जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल सबसे आगे बढ़कर कर रहा था तो वो नाम है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितने भी राजनीतिक दल हैं, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों दलों में या कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे अगर गौर से हम, तो समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव सबसे आगे थे जातिगत जनगणना कराने की मांग करने के मामले में। तो निश्चित रूप से इस जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को हो सकता है तो अखिलेश यादव को हो सकता है। अखिलेश, और इस बात का पर्याप्त सबूत लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मिला, जब अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एक त्रिकोण बनाकर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 33 सीटों पर रोकने में कामयाब हो गए और समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। 37 लोकसभा सीट जीतने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही, ठीक है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी 6 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली, मतलब 37, 6, 43 लोकसभा सीट, ठीक है। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर हुआ था। मैंने जैसा बताया कि यही एक सबसे बड़ा कारण था जिस कारण से नरेंद्र मोदी को 2024 में अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। लेकिन इसका खतरा भी है। इसका खतरा क्या है अखिलेश यादव का, और जो अखिलेश यादव के लिए खतरे की बात है मित्रों, जातिगत जनगणना के बाद वही भारतीय जनता पार्टी का लाभ भी बन सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस जातिगत जनगणना के आंकड़े का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के खिलाफ कर सकती है। कैसे कर सकती है उसको समझिए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की मूल पहचान क्या है? समाजवादी पार्टी की मूल पहचान है मुसलमान और यादव की राजनीति, ठीक है। पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान या उसके बाद से अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखें मित्रों हम, तो 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद
1995 का जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था मायावती के साथ, जो घटना घटी थी, उस घटना के बाद से कभी भी दलितों ने अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं किया था। वर्षों बाद, आप कह सकते हैं लगभग 29 वर्षों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों का एक वर्ग केवल, पूरा दलित नहीं, एक वर्ग दलितों का केवल अखिलेश यादव पर भरोसा किया था। इसलिए भरोसा किया था कि अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में थे और अखिलेश यादव का गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार, जब बीजेपी के लोग बोल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष ये हमला कर रहा था कि बीजेपी को 400 पार इसलिए चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणवादी संविधान बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी मनुवादी संविधान बनाएगी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पसंद नहीं करती। यह मुख्य नैरेटिव था जिसका लाभ दलित मतदाताओं ने 29 वर्षों के बाद 1995 का मायावती का स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद पहली बार अखिलेश यादव पर भरोसा किया था। पहली बार अखिलेश यादव पर भरोसा किया था। तो वो भरोसा क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बना रहेगा? एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल क्या है मित्रों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने एक सोशल इंजीनियरिंग किया था। सोशल इंजीनियरिंग क्या किया था कि वह पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो मानी जाती है कि यादव और मुसलमानों की पार्टी, लेकिन ये यादव और मुसलमानों की पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 5 यादव जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया था। 62 सीटें लड़ी थी समाजवादी पार्टी, उसमें मात्र 5 यादव और 4 मुसलमानों को टिकट दिया था, मात्र 9। मतलब 62 लोकसभा सीटों में मात्र 9 लोकसभा सीट पर, जो कि 15% से भी कम है, टिकट मुसलमान और यादव जाति के उम्मीदवारों को अखिलेश यादव ने दिया था, जबकि इनकी आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 28% है। 28% आबादी को आप अनुमान लगा लीजिए कि 15% से भी कम सीटें दी गई थी, जबकि प्रायः होता ऐसा रहा, समाजवादी पार्टी का यह इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी लगभग 40 से 50% सीटें मुसलमान और यादव उम्मीदवार को देती रही है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया था। मात्र 15% से भी कम, मात्र 9 सीटें अखिलेश यादव ने दिया था। तो दूसरा एक फैक्टर, क्या वो फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव आजमा पाएंगे? इसलिए मैं पूछ रहा हूं आजमा पाएंगे, चूंकि लगातार ओवैसी का फैक्टर, आप याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी ने कौन सा सवाल उठाया था? बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी ने सवाल उठाया था कि मुसलमानों को भी मुसलमानों की आबादी के अनुसार टिकट मिलना चाहिए, सीटें मिलनी चाहिए, उसके भी विधायक जीतने चाहिए, उसके भी सांसद जीतने चाहिए, उसका भी मंत्री बनना चाहिए। अखिलेश यादव के लिए यह बड़ी चुनौती होगी जब असदुद्दीन ओवैसी ये सवाल करेंगे कि 20% मुसलमानों को क्यों नहीं 20% टिकट भी अखिलेश यादव देते हैं। अखिलेश यादव 20% मुसलमानों में क्यों नहीं किसी मुसलमान को सीएम या डिप्टी सीएम बनाते हैं। यह सवाल ओवैसी के द्वारा उठेगा और यही सवाल उठा था बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के बाद। चूंकि पहले माना जाता था कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 14% है, लेकिन जातिगत सर्वेक्षण के बाद आंकड़ा निकल कर आया कि मुसलमानों की आबादी बढ़ चुकी है, मुसलमानों की आबादी 18% हो चुकी है बिहार में। तो ओवैसी ने 18% सीटें मुसलमानों के लिए मांगा। साथ ही ओवैसी ने कहा कि 3% सहनी समाज के लोगों को आप डिप्टी सीएम दे रहे हैं, मुसलमान 18% को क्यों नहीं सीएम, डिप्टी सीएम या कितना मंत्री पद देंगे, आप उसका जवाब दीजिए। यही खतरा उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के समक्ष होगा, न केवल मुसलमानों की तरफ से बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग किया था उसमें गैर यादव पिछड़े वर्गों को भारी मात्रा में टिकट दिया था। अखिलेश यादव ने भारी मात्रा में टिकट दिया था। तो अगर अखिलेश यादव अगर मुसलमान और यादव को टिकट नहीं देंगे, गैर यादव पिछड़ा वर्ग को टिकट देंगे, तो क्या मुसलमान और यादव अखिलेश यादव के साथ रहेंगे? वो वोटर अखिलेश यादव का जो अखिलेश यादव के साथ चट्टानी एकता के साथ लगातार रहा है, लगभग 80% यादव
पिछले लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 92% मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट दिया। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं, ये जो अखिलेश यादव को 37 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी मुसलमान और यादवों की। अखिलेश यादव ने समझाया था कि अगर पीडीए को जीतना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को संविधान में बदलने, परिवर्तन करने से रोकना है, तो इस बार यादव और मुसलमानों को त्याग करना पड़ेगा। क्या अगली बार भी मुसलमान और यादव त्याग करने को तैयार होंगे? एक सवाल है। दूसरा, अगर फिर जिस फॉर्मूले से अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर यादव पिछड़े वर्गों को टिकट बंटवारा किया, वो फॉर्मूला अगर अखिलेश यादव बरकरार नहीं रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो तैयार बैठी है गैर यादव पिछड़ों की राजनीति करने के लिए। बीजेपी गैर यादव पिछड़ा और गैर मुसलमान राजनीति उत्तर प्रदेश में करती है। मतलब 20% मुसलमान और 8% यादव, 28% को बीजेपी माइनस मान के चलती है। 8% आबादी वाले यादव जाति के एक मंत्री है मात्र योगी आदित्यनाथ की सरकार में। केंद्र में उत्तर प्रदेश से एक भी यादव जाति का मंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया है। मुसलमान का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो क्या ये जो बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसको कैसे रोक पाएंगे अखिलेश यादव? एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही एक और चीजें निकल कर आएगी मित्रों आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से बिहार में क्या हुआ था विधानसभा चुनाव के दौरान, वही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। गैर यादव पिछड़ा अपना हिस्सा मांग सकता है। गैर यादव पिछड़ा ही नहीं बल्कि अति पिछड़ा वर्ग, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज कहे जाते हैं। चूंकि एक आंकड़ा है, उस आंकड़े के अनुसार मंडल आयोग के लागू होने के बाद लगभग 1000 ऐसी जातियां हैं मित्रों देश भर के अंदर, लगभग 2900 जातियों के अंदर जिनको मंडल आयोग के अंदर आरक्षण के लिए ओबीसी कैटेगरी के तहत चिन्हित किया गया है। उनमें लगभग 1000 जाति अब तक आरक्षण का, चाहे वो नामांकन का मामला हो चाहे वो नौकरी का मामला हो, अब तक कोई फायदा नहीं मिला है। और इन्हीं परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक इसकी समीक्षा के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया है। तो अगर जातिगत जनगणना के बाद ये आंकड़े निकल कर आते हैं बिहार के अनुसार ही कि अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़े वर्गों की हकमारी विशेषकर बिहार की तरह यादवों के द्वारा की जाती है, तो फिर निश्चित मानकर चलिए कि अखिलेश यादव के खिलाफ भी वैसा ही कुछ ध्रुवीकरण हो सकता है जैसे बिहार के चुनाव में हुआ था, जैसा बिहार के चुनाव में हुआ था। साथ ही इसका मतलब यह होगा, अगर आंकड़े यह भी साबित करते हैं मित्रों, एक और चीज हुई थी बिहार के दौरान, बिहार में, और चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश का सामाजिक समीकरण लगभग एक जैसा है मित्रों, एक जैसा है। बिहार में भी मुसलमानों की आबादी बढ़ी थी, साथ ही दलितों की भी आबादी बढ़ी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो दलितों की आबादी 15% के आसपास थी बिहार में, वही दलितों की आबादी लगभग 19% बिहार में पहुंच गई थी। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी दलितों की आबादी बढ़ेगी? और जब दलितों की आबादी बढ़ेगी मित्रों, तो इतना तय मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से पुनर्जीवित हो सकती है। और उतना ही नहीं, चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी, आजाद समाज पार्टी का भी एक बार फिर से भाग्योदय हो सकता है। अगर कहीं भी मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अगर ढीलापन दिखाएगी, तो चंद्रशेखर रावण का युवा ऊर्जा उस गैप को भरने के लिए सक्षम होगा। और हमने देखा बिहार के विधानसभा चुनाव में भी, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, किस प्रकार से गेम चेंजर बने, किस प्रकार से गैर यादव पिछड़ा, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे मुकेश सहनी की पार्टी हो, चाहे आईपी गुप्ता की पार्टी हो, ये सब जितनी छोटी छोटी पार्टियां थी, छोटी छोटी कम संख्या वाली जातियों की, ये सब गेम चेंजर बन गए। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, पल्लवी पटेल की पार्टी, अपना दल जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, ये सब राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या ये सब गेम चेंजर नहीं होंगे? एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि मुस्लिम राजनीति किस करवट लेगा उत्तर प्रदेश में। ओवैसी फैक्टर कितना काम करेगा जब यह मामला निकल कर आता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी
पहले की 20% की तुलना में जातिगत जनगणना के बाद और बढ़कर दिखती है, तो फिर क्या होगा अखिलेश यादव का? तब भी क्या अखिलेश यादव एम और वाई, मुसलमान आगे यादव पीछे, लेकिन मुख्यमंत्री यादव अखिलेश यादव बनेंगे तो क्या मुसलमान उसके लिए तैयार होंगे? ये सब कई ऐसे सवाल हैं मित्रों, जो एक तरह से कह सकते हैं भानुमति का पिटारा खुल जाएगा जातिगत जनगणना के बाद। वैसे ही जैसे बिहार की राजनीति में जो हड़कंप मचा तेजस्वी यादव का आंकड़ा जो मात्र 25 पर आकर टिक गया, क्या ऐसा ही कोई गेम उत्तर प्रदेश में भी संभव है? जिस बात की संभावना बहुत अधिक है। अधिक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब एक चीज मानकर चलिए, बिहार की राजनीति में जो एक और असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जैसे बिहार की राजनीति में सवर्ण बैकसीट पे है, सवर्ण बैकसीट पर है, और इसका सबसे ज्यादा असर बीजेपी पर पड़ सकता है। बीजेपी पर यह पड़ सकता है मित्रों कि सवर्णों की संख्या अगर जातिगत जनगणना करने के बाद यह निकल कर आई कि अभी वर्तमान में जो दावा किया जा रहा है कि 20% लगभग सवर्णों की आबादी है उत्तर प्रदेश में, अगर यह आंकड़ा घटा जैसे बिहार में घटा, अगर यह निकल कर आया तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी, आप तय मानकर चलिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की राजनीति में सवर्णों के हाथ से नेतृत्व पिछड़े वर्ग के हाथ में डाला, मतलब आप देखेंगे कि आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले तक भारतीय जनता पार्टी में बिहार का नेतृत्व अग्रणी जाति के नेताओं के हाथ में हुआ करता था। अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पिछड़ी जाति के गैर यादव कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी के हाथ में है। तो क्या ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ के बदले भारतीय जनता पार्टी में भी केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह या पंकज चौधरी जैसा चेहरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद उनको मिल सकता है? इन सब बातों पर तो असर तय है पड़ना। और इन सब के बाद क्या ऐसा कुछ होना की संभावना भी बन जाती है यदि ऐसा लगता है कि नहीं अति पिछड़ी जातियों की संख्या बहुत बड़ी है, तो फिर बिहार की तरह ही यादव जाति के खिलाफ भी सवर्णों के साथ साथ यादव और मुसलमान के खिलाफ भी बिहार की तरह ही ध्रुवीकरण होगा। और इस ध्रुवीकरण का फायदा किसको मिलेगा? फायदा दो तरफ जा सकता है मित्रों। अगर बसपा अपने आप को साबित कर सके कि अभी भी मायावती में जान है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्राह्मण जाति विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कुछ नाराजगी की खबरें आती रहती है। अगर ब्राह्मण ने थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा साइड बदलने का प्रयास किया और दलित मायावती के साथ, जाटव जाति के लोग उनके साथ फिर से पहले की तरह जुड़े, तो आप तय मानिए हो सकता है कि अति पिछड़ा वर्ग किसी तीसरे विकल्प को भी आजमाने के बारे में सोच सकता है और मायावती के नेतृत्व में भी गठबंधन बन सकता है। लेकिन संभावना यही है, अधिक संभावना इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी उन सब परिस्थितियों का फायदा उठाने में ज्यादा सक्षम होगी। कारण है उसका एक सबसे बड़ा कारण, जिस कारण से बीजेपी को सफलता ज्यादा मिलने की संभावना है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी है। अखिलेश यादव से पहचान है, मायावती की पार्टी मायावती से पहचान है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पहचान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ है तो केशव प्रसाद मौर्य भी है, तो स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, पंकज चौधरी भी हैं, रामशंकर कठेरिया भी हैं, साध्वी निरंजना ज्योति भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान अब किसी एक जाति के साथ जोड़कर बीजेपी को लोग नहीं देखते, बल्कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है। अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ी हुई दिखी तो इतना तय मानकर चलिए कि यदि ओवैसी का फैक्टर काम करेगा अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व की राजनीति, योगी आदित्यनाथ की राजनीति, नरेंद्र मोदी की राजनीति, अमित शाह की राजनीति सबसे ज्यादा प्रभावी होगी इस जातिगत जनगणना के परिणाम के बाद। आप क्या सोचते हैं? आप किस हद तक सहमत हैं हमारे विश्लेषण से?
कमेंट करके मित्रों निश्चित रूप से बताइएगा। और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।